चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है। ये एक नए तरह का मोशन है। इससे पहले आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, हो सकता है रोटेशनल मोशन भी आपने पढ़ा हो। ये इन सब मोशन से अलग एक नए तरह का मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें थोड़ी ऑब्ज़र्व करेंगे। जैसे सर्कुलर मोशन में आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस भी आपने बनाए होंगे। एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इस मोशन में, ये जो भी मोशन है, चलिए अभी सर्कुलर मोशन है, क्या खास बात आपने नोटिस की? बहुत सारी बातें हैं। जैसे इस मोशन के लिए एक सेंटर की ओर फोर्स की ज़रूरत है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और एक बहुत मामूली बात है इस मोशन के बारे में कि ये मोशन जो है रिपीट्स इटसेल्फ। आफ्टर a certain interval of time. ये मोशन अपने आप को बार बार एक सर्टेन समय के बाद रिपीट करता है। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अब क्या करें हम लोग? यही हमारे पास स्ट्रिंग है, यही पार्टिकल उससे कनेक्टेड है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पार्टिकल को इस तरह से सस्पेंड कर देंगे और एक सर्टेन वेलोसिटी यहाँ इसको इम्पार्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी केस आपने सर्कुलर मोशन में ही पढ़ा होगा। मतलब ये वेलोसिटी जो है ये √5 g/s से कम है या √2 g/s से भी कम है। कहने का सेंस ये है कि ये वेलोसिटी इतनी नहीं है कि ये इस लेवल से भी ऊपर उठ पाए। तो ये जो मोशन होगा ये इस तरह का मोशन होगा। इधर एक सर्टेन हाइट तक या मैक्सिमम एंड तक ये जाएगा, फिर वहाँ से बैक होगा और इधर आएगा। अब इस मोशन को ज़रा ऑब्ज़र्व करिए, क्या खास बात पाते हैं। जो खासियत इसमें है वो यहाँ भी मौजूद है। यानी आप पाएंगे कि ये भी मोशन अपने आप को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। इसके अलावे और क्या खास है? दूसरी खास बात आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि ये जो मोशन हो रहा है ये एक सर्टेन पॉइंट के अबाउट हो रहा है, यानी सर्टेन पॉइंट के आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन। तो दूसरी इसकी जो खासियत हो गई, मोशन टेक्स प्लेस टू एंड फ्रो अबाउट ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, अब एक तीसरे एग्जाम्पल को देखिए। फिर वही स्ट्रिंग है, यही पार्टिकल सस्पेंडेड है और हमने इसको बहुत एक कम वेलोसिटी इम्पार्ट की है। v इज़ वेरी स्मॉल। तो आप देखेंगे कि इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो इस तरह का मोशन होगा। चूँकि वेलोसिटी बहुत कम है इसलिए ये बहुत कम एंगल से आगे पीछे एक पॉइंट के अबाउट मूव करेगा। यानी यहाँ पर जो खासियत होगी इस तरह के मोशन की, तो जो पहली खासियत है, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज़ प्रेजेंट इन दिस केस ऑल्सो। यहाँ भी मोशन बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है
कि मोशन टेक्स प्लेस टू एंड फ्रो अबाउट ए सर्टेन पॉइंट, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ मोशन। इसके अलावे एक तीसरी बात क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? जो तीसरी बात है वो शायद आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। सोचिए ये v बहुत कम है, v कम होने के कारण ये जो एंगल है थीटा ये बहुत कम है, यानी अब ये जो आर्क है तो बहुत जब स्मॉल एंगल होता है तो इस आर्क को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि मोशन टेक्स प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने कहा है कि v इज़ वेरी स्मॉल, ये जो इसका डिफ्लेक्शन है ये बहुत थोड़ा है, तो इस थोड़े से डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग इस सर्कुलर आर्क को स्ट्रेट लाइन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इस पार्टिकल को हमने इतना सफिशिएंट वेलोसिटी दिया था, यानी √5 से बड़ा, कि इसने एक पूरा सर्किल पूरा किया, ठीक है। और इसकी खासियत ये हुई कि ये मोशन बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इस सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम को हम लोग कह देंगे टाइम पीरियड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें मिली कि ये एक ऐसा मोशन है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, और उस सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम को हमने एक नाम दे दिया, हमने कहा कि ये टाइम पीरियड कहलाएगा। इस मोशन में हम देख रहे हैं कि ये भी मोशन अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन ये मोशन इस मोशन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक सर्टेन पॉइंट के टू एंड फ्रो हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ भी इस t की बात होगी, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा, टाइम पीरियड की बात होगी। और अब ये जो मोशन हो रहा है टू एंड फ्रो अबाउट ए सर्टेन पॉइंट, यहाँ एक सर्टेन टाइम था, यहाँ एक सर्टेन पॉइंट है। एक और ख़ास चीज़ हमारे सामने आई, यहाँ ख़ास बात ये थी कि एक सर्टेन टाइम आया, उस टाइम की खासियत ये थी कि उस टाइम के बाद मोशन बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा था। और यहाँ पर अब एक और ख़ासियत हमारे सामने आ रही है कि एक पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, उस पॉइंट की खासियत ये है कि मोशन उसी के टू एंड फ्रो हो रहा है। तो वो भी पॉइंट कुछ खास है, तो उसको भी हम लोग कुछ नाम देंगे। इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन की खासियत क्या होगी? देखिए, अभी कुछ हम लोग SHM की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं खुद से कि हम उस मोशन में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो ये जो मीन पोजीशन है, अगर हम बात करें कि इस मीन पोजीशन की खासियत क्या होगी, तो आप इसको एक सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि इसकी खासियत क्या होगी। सोचिए इस स्ट्रिंग और जो बॉल है या पार्टिकल है, ये अभी तो आगे पीछे मूव कर रहा है। आप वेट करें, धीरे 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 ये मोशन जो है कम होगा और फाइनली ये रुक जाएगा। ज़रा सोचिए कि ये किस पॉइंट पर आकर रुकेगा ये मोशन, इसी पॉइंट पर। अगर ये पार्टिकल स्थिर होगा, इसका मोशन अगर ख़त्म होगा, तो किस पोजीशन पर आके ये स्टेशनरी होगा या स्टेशनरी स्टेट में आएगा, तो वो यही पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर आके ये रेस्ट में आ गया। रेस्ट में है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? 0। यही मीन पोजीशन की खासियत भी हो गई। यानी हम लोग मीन पोजीशन वैसे पॉइंट को कहेंगे पॉइंट एट विच net force on the particle is 0। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे इस
सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में हमने देखा कि पहली बात यहाँ मौजूद है कि ये एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। दूसरा, ये भी मोशन एक सर्टेन पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो हो रहा है। और तीसरी खास बात इसमें एक मौजूद है कि मोशन टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये 3 अलग अलग मोशन है। इस मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन डेफिनेशन आपके सामने है। एक ऐसा मोशन जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को बार बार रिपीट करता हो, वैसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और जिस टाइम इंटरवल पर मोशन रिपीट होता है, जितने समय के बाद वो मोशन रिपीट होता है, उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ये जो मोशन आप देख रहे हैं ये कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑब्वियसली ये एक पीरियोडिक मोशन भी होगा, क्योंकि पीरियोडिक मोशन की जो खासियत है वो यहाँ भी मौजूद है। यानी अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक मोशन जो एक सर्टेन पॉइंट के अबाउट या सर्टेन पॉइंट के टू एंड फ्रो होता हो, यानी ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन होंगे, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तीसरा, ये जो मोशन है यही मोशन कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से आप सिंपल एक चीज़ तो देख ही सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये पूरा चैप्टर हमारा इसी का है। इसके बारे में हम इतनी बात तो कह सकते हैं कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, क्योंकि ऑसिलेशन की जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ मौजूद है। सो इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। और एक ख़ास बात इसमें और है कि ये एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में होता है। आगे और इसमें क्या बातें हैं उसको तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस चीज़ से सिंपल तीनों मोशन के बारे में जान सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। पीरियोडिक मोशन, the motion which repeats itself after a certain interval of time is called periodic motion. The time after which the motion repeats itself is called the time period. जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने फंक्शन पढ़ा होगा और उस फंक्शन में उन्होंने पढ़ा होगा पीरियोडिक फंक्शन। तो मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हम लोग कहें तो इफ़ fx is a function
एंड अगर एफ एक्स एक फंक्शन हो और एफ एक्स प्लस टी ये बराबर हो एफ एक्स के, देन एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन with time period t। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि एफ एक्स अगर साइन एक्स है, आप यहाँ एक्स की जगह टी रखिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग टाइम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद देन एफ टी। ठीक है, तो एक फंक्शन हम लोग लेते हैं साइन टी। एक्स भी रखने से कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है, थोड़ा मतलब हम लोगों के लिए ये चीज़ फेमिलियर हो, बेटर वे में हम इसको समझ सकें, इसके लिए हमने एक्स को रिप्लेस करके टी कर दिया है। तो इस जैसे अगर इसको हम एक्स रखते तो फिर उसको हम लोग कहते टी को पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एफ टी इक्वल्स साइन टी एक फंक्शन हम लोगों ने लिया है, और इसको आप देखिए कि अगर हम एफ टी प्लस 2 पाई करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस टी, और ये कितना होगा, साइन टी, यानी फंक्शन ऑफ टी। तो आप देख रहे हैं कि एफ टी प्लस 2 पाई इक्वल्स एफ टी, यानी एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल्स एफ टी। सो दिस 2 पाई इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, पीरियड ऑफ द फंक्शन is 2 पाई। ठीक है, दिस इज अबाउट पेरियोडिक मोशन। इसके बाद ऑसिलेटरी मोशन। That periodic motion which takes place to and fro about a certain point called the mean position। ठीक है, वो पेरियोडिक मोशन जो एक सर्टेन पॉइंट के टू एंड फ्रो आगे पीछे होता हो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। और इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को हम लोग शॉर्ट में SHM कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन पहली बात, विच टेक्स प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए, किस ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे,
उसको हम लोग यहाँ पर इनलिस्ट कर रहे हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन तो होना ही चाहिए, उसके साथ उसमें पहली खासियत ये होनी चाहिए कि वो मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। दूसरी बात, नेट फोर्स in which net force on the particle is opposite to the displacement from the mean position या इसी को आप कह सकते हैं और इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके पाथ से रिलेटेड है, जो कहा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस पार्टिकल पर एक्ट करने वाले नेट फोर्स से रिलेटेड है, और ये कहा गया है कि वो जो नेट फोर्स होना चाहिए उस पार्टिकल पर हमेशा वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होना चाहिए। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। इसी को हम लोग दूसरे सेंस में कह सकते हैं, इसको भी आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा ये, कि या तो आप ये कहें कि फोर्स इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, या आप कह दें कि फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी फोर्स से रिलेटेड ही है, इन विच the net force acting on the particle is directly proportional to the displacement from the mean position, from the mean position। तीसरी बात यह कही गई है कि पार्टिकल पर जो नेट फोर्स काम करना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी तीन बातें क्या क्या हो गई, मोशन मस्ट बी इन ए स्ट्रेट लाइन, फोर्स मस्ट बी ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स से रिलेटेड इन दो बातों को हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो उसको इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल F should be equal to minus kx, जहाँ k एक कांस्टेंट है, x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ध्यान रखिएगा कि SHM में हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो मीन पोजीशन से लेते हैं, यानी मीन पोजीशन हमारे लिए ओरिजिन का काम करेगा। और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट F is force is opposite to
द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। आगे आप देखेंगे कि हम लोग जहाँ भी किसी भी मोशन को जब सिंपल हार्मोनिक प्रूव करना चाहेंगे तो वहाँ पे हम लोग यही काम करेंगे कि उस मोशन के लिए हम लोग ये दिखा देंगे कि नेट फोर्स जो है वो इस फॉर्मेट में है। तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है और पार्टिकल पर काम करने वाला फोर्स इस फॉर्मेट में है तो फिर हम लोग ये आराम से कह सकते हैं कि मोशन इज़ सिंपल हार्मोनिक। तो आगे के लिए हमारे लिए गवर्निंग इक्वेशन यही होगा। इसको हम लोग और भी कन्वीनियंट वे में थोड़ा एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको देखिए, अगर हम एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो a इक्वल्स एफ बाई एम, तो ये हो गया माइनस के बाई एम एक्स, दैट इज़ a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ ओमेगा स्क्वायर चूँकि ये दोनों कांस्टेंट है तो उसके बदले एक कांस्टेंट को हमने रख दिया है ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू के बाई एम है। और यहाँ से ओमेगा इक्वल्स अंडर रूट के बाई एम हम लोग लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये ओमेगा स्क्वायर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, एक कांस्टेंट जिस तरह के हमने डाला था तो कोई अदर कांस्टेंट ए बी सी कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक कांस्टेंट नहीं है, इस ओमेगा का एक ख़ास रोल है, इसका खास एक महत्व है, ये एक ख़ास टर्म है, इसलिए यहाँ पर इसको इस रूप में एक्सप्रेस किया गया। ओमेगा क्या है ये हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी ही देर में, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। खैर चलिए, अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर किसी भी मोशन के लिए अगर वो मोशन स्ट्रेट लाइन में है और फोर्स जो है वो माइनस के एक्स के रूल को फॉलो कर रहा है या फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, या पार्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक है। जैसे एक सिंपल सी चीज़ देखिए, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये है हमारा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी पार्टिकल जो है इसी पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन में रहेगा। इसके राइट साइड वो एक एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा, फिर वहाँ से बैक होगा, फिर लेफ़्ट की ओर एक्सट्रीम तक जाएगा। तो ये जो राइट साइड में जो एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ जाके पार्टिकल फिर बैक होगा, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और जो लेफ़्ट साइड में है इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब जैसे पार्टिकल को कंसीडर करिए किसी टाइम t पर, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये मोशन हो रहा है, तो पार्टिकल यहाँ मौजूद है और सपोज़ इधर की ओर जा रहा है वो किसी सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल्स t पर। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। अब इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट करेगा, तो अगर ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो फोर्स इस ओर होना चाहिए, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट का हमारा डायरेक्शन है वो राइट की ओर है, क्योंकि हमारा पार्टिकल अभी राइट साइड में है। तो इसको आप कह सकते हैं कि x पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जो फोर्स होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ज़रा सोचिए कि किसी और टाइम में, यानी पार्टिकल अब इस पार्ट में है, यानी किसी और टाइम t डैश पर, तो यहाँ पर
ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का, इसको हम लोग x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये x डैश का साइन क्या है? निगेटिव, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ़्ट की ओर। x जो है ओरिजिन से जब हम लेफ़्ट की ओर जाते हैं तो वो निगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए ये। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन के राइट अगर बॉडी है, पार्टिकल है, तो उस पर जो फोर्स काम कर रहा है, आप देखिए इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेफ़्ट की ओर काम कर रहा है। और वही पार्टिकल जब हमारा लेफ़्ट की ओर है तो उस पर फोर्स काम कर रहा है राइट की ओर। आप देखिए कि ये फोर्स, चाहे पार्टिकल इस जोन में हो या पार्टिकल इस जोन में हो, ये फोर्स हमेशा ओ की ओर डायरेक्टेड है। मतलब एक्स से ऑपोजिट होने के लिए एफ को हमेशा ओ की तरफ रहना पड़ता है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि या तो आप कह लीजिए कि एफ इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इसी को इस वे में भी कह सकते हैं कि फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। चलिए, अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं, मतलब कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ थोड़ा क्लियर कर लें। ये जो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो डिस्टेंस है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम होगा, और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, and is the maximum displacement of the particle. ठीक है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी a होगी नेगेटिव साइन में। अब आप देखिए कि अगर एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ पहुँचता है वो, फिर यहाँ से बैक होता है, फिर यहाँ इस मेन पोजीशन को क्रॉस करता है, फिर यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है, फिर यहाँ से चलता है और यहाँ तक आता है। ये जो कंप्लीट आप मोशन देख रहे हैं, यानी यहाँ से अगर मोशन स्टार्ट हुआ हो और बैक फिर पार्टिकल यहाँ लौट कर आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। ये वन ऑसिलेशन कहलाता है। वन ऑसिलेशन को हम लोग थोड़ा और भी तरीके से आगे समझेंगे। ये तो मतलब वो तरीका है वन ऑसिलेशन को समझने का जो शायद आप 9th वगैरह स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। बस हम यहाँ पर उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वन ऑसिलेशन है। वन ऑसिलेशन को आगे भी हम लोग देखेंगे कि वन ऑसिलेशन को हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो और इसी वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन is called the time period. T, यानी जो हम लोगों ने अभी चर्चा की T के बारे में, तो वो T है क्या? वो पार्टिकल के यहाँ से चल करके वापस इस तरीके से इस पाथ पे होते हुए वापस उसी पॉइंट पर आने में जितना समय लगता है उसे ही हम लोग कहते हैं वन टाइम पीरियड, ठीक है, या टाइम पीरियड, यानी एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय। तो नंबर ऑफ
ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, अगर हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहें, इसको हम यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है, आप इसको सिंपल यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि t टाइम में यानी t सेकेंड में वो 1 ऑसिलेशन पूरा करता है, तो 1 सेकेंड में वो कितना ऑसिलेशन पूरा करेगा, 1/t ऑसिलेशन। सिंपल यूनिटरी मेथड। ये जो 1 ऑसिलेशन में 1 सेकेंड में जो जितना ऑसिलेशन पूरा किया गया पार्टिकल के द्वारा, ये भी एक ख़ास चीज़ है और इसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन ही करेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो कैलकुलेट कर पाएंगे वो इस तरह से 1/t, यानी रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा फ्रीक्वेंसी का इज पर सेकेंड, known as हर्ज। इसी को हम लोग हर्ज भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है ये हर्ज। इसके बाद अब हम लोग इस टर्म को देखिए डिफाइन करते हैं, ओमेगा। इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये 2π न्यू के बराबर होता है या 2π/t के बराबर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर आप फिजिकली जानना चाहें तो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ एंगल, क्योंकि एक ऑसिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट होता है 2π एंगल के। ये एंगल कहना मतलब अभी बहुत सही नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ये मान के चलिए कि 1 ऑसिलेशन मतलब 2π एंगल। इस एंगल को बाद में हम लोग फेज भी कहेंगे, अभी हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं। मतलब आप ऑसिलेशन को आप सर्कुलर मोशन से थोड़ा सा इमेजिन करिए कि सर्कुलर मोशन में एक ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल एक पॉइंट से चल करके वापस उसी पॉइंट पर आ जा रही है। तो इस दौरान अगर आप सेंटर पर देखेंगे तो एंगल कितना बनेगा, 2π। तो वहाँ से हम आपको इस चीज़ को रिलेट करके बता रहे हैं कि अगर 1 ऑसिलेशन को हम एंगल के रूप में देखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 ऑसिलेशन इज इक्विवेलेंट टू 2π एंगल एट द सेंटर इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये है हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, तो एंगल मेड पर सेकेंड एट द सेंटर। ठीक है, यानी जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को एंगल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उसकी वैल्यू होगी 2π इंटू न्यू या 2π/t। t टाइम में 2π एंगल बना, इसलिए 1 सेकेंड में 2π/t एंगल बनेगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके सामने आएंगे, और आगे हम लोगों को किसी टर्म को और भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको भी करेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत में हमारे लिए इतना सफिशिएंट है चीज़ों को जानना। आपको बस ये जहन में रखना पड़ेगा कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, और फोर्स जो होगा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन हमेशा एक्ट करेगा। इस फोर्स का एक नाम भी है, इसको हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और
इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये वन ऑसिलेशन कहलाता है। इस वन ऑसिलेशन में को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको टी कहेंगे, और 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन वो करेगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ज है, और फ्रीक्वेंसी में जब हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 पाई में टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं तो एक क्वांटिटी हमें मिलती है जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जो एक शुरुआती आइडिया है। अब इसके बाद हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी में आगे बढ़ सकते हैं, और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे के लेक्चर में करेंगे। ठीक है।